हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुषाण वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुप्त वंश। इन सारे वंश का एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे सिलेक्टिव प्रश्न एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। चाहे एनटीपीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, हम लोग कुषाण वंश से स्टार्ट करते हैं। तो कुषाण वंश में आपको याद रखना है, पल्लवों के बाद में दोस्तों कुषाण वंश का जब उदय हुआ, तो जब पल्लव वंश का जब अंत हुआ तो उसके बाद में दोस्तों कुषाण वंश आए। ठीक है, जो यूची और तोखड़ी भी कहलाते थे, यानी कि जो यूची कबीले के लोग भी कहलाते थे। दूसरा, यूची नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। दोस्तों कुषाण वंश का जो यूची कबीला था वो कितने भाग में बटा हुआ था? 5 भाग में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कबीला को हम लोग कुषाण कहते थे, जो कुषाण वंश के नाम से आगे चल के प्रचलित हुआ। तो चलिए आगे जानते हैं। कुषाण वंश की अगर स्थापना का अगर बात करें तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने किया। किसने किया? कुजुल कडफिसेस ने किया। कब किया? 15 ईसा पूर्व में किया था। चलिए नेक्स्ट है, इस वंश का सबसे महान राजा, सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा पूछेगा कौन हुआ करता था? दोस्तों कनिष्क हुआ करता था। कौन था? कनिष्क। दोस्तों अगर हम कनिष्क की अगर बात करें तो इनका जो जन्मदिन था दोस्तों 78 एडी। कब हुआ था? 78 एडी में इनके जन्मदिन को मनाया गया। और इसी दिन दोस्तों अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर शक संवत नामक कैलेंडर का स्थापना किया। इसकी राजधानी दोस्तों अगर पूछे गया कनिष्क की राजधानी कहाँ हुआ करता था? पुरुषपुर, जो कालांतर में पेशावर के नाम से जाना जाता था। यह बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी। कौन सा संगीति हुई थी? चौथी संगीति हुई थी। पूछे कहाँ हुआ था? दोस्तों कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन। दोस्तों कुंडल वन जो भैया पड़ता है कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दोस्तों कनिष्क को दोस्तों हम लोग कहते हैं दूसरा अशोक। क्या कहते हैं? दूसरा अशोक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कुषाणों की दूसरी राजधानी पूछेगा कहाँ थी? तो दोस्तों कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वह थी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय शक संवत चलाया। पीछे मैंने आपको बताया जो शक संवत में गद्दी पर बैठने के समय एक शक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता था। दोस्तों ये कैलेंडर था। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। जो कब चलाया गया था? 78 एडी में। कब चलाया गया था? अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे चलाया गया था। दोस्तों कई इतिहासकारों से हमें, कई बुकों से हमें ये पता चलता है कि कनिष्क ने कश्मीर को जीता था, वहाँ पर कनिष्कपुर नाम का नगर को बसाया था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अगर पूछेगा कि कनिष्क जो था वो कौन से धर्म को मानते थे? दोस्तों कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के पूछेगा। बौद्ध धर्म दोस्तों आगे चल करके 2 भाग में बढ़ गया था। एक को कहा गया हीनयान, एक को क्या कहा गया? हीनयान। दूसरा को कहा गया महायान। तो दोस्तों जो कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय को मानते थे। किस संप्रदाय को मानते थे? महायान संप्रदाय को मानते थे। कनिष्क को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा अशोक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कुषाण शासकों ने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी की। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक ने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी की, तो आपको बताना होगा कुषाण शासक ने। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद, मैंने पीछे भी आपको मैं बता करके आया हूँ कि हमको पता चलता है कि कनिष्क ने कश्मीर को जीता था और वहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर को बसाया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली थी। इतना बात आपको याद रखना है। दोस्तों कनिष्क जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कनिष्क के दरबार में पूछेगा कौन कौन रहा करते थे? दोस्तों कनिष्क के दरबार में चरक रहा करते थे, जो एक क्या थे? राजवैद्य थे। चरक का किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा, चरक संहिता। क्या नाम था? चरक संहिता। ये बात आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। जिसने यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, जिसने चरक संहिता नामक ग्रंथ को लिखी। अश्वघोष कनिष्क के राज कवि थे। दोस्तों अश्वघोष पूछेगा, कनिष्क के पूछेगा कि राज कवि कौन थे? तो अश्वघोष थे। जिसने कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अगर पूछेगा कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, तो अश्वघोष से ली। कनिष्क का पुरोहित संरक्षक था। कौन था? अश्वघोष था। नेक्स्ट है, कनिष्क ने दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र,
पार्श्व और भी कुछ लोग थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन सा लोग था। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके दरबार में इसके अलावा और कौन कौन सा लोग था। महाचेत और संरक्षक रहते थे। अश्वघोष का दोस्तों एक किताब का नाम पूछा जाएगा आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित्रम। अश्वघोष के किताब का नाम क्या है? बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक लिखी तथा नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों नागार्जुन को हम लोग कहते हैं भारत का आइंस्टीन, ये बात आप याद रख लीजिएगा। और इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन किया था? नागार्जुन ने किया था। इसलिए दोस्तों नागार्जुन को हम लोग कहते हैं भारत का आइंस्टीन कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, कनिष्क की मृत्यु दोस्तों 102 ईस्वी में हो गई थी। कब हुआ था? 102 ईस्वी में हो गई थी। ये कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? कुजुल कदफिसेस। कुषाण वंश का सबसे अंतिम शासक पूछेगा कौन था? तो वसुदेव था। वह शैव धर्म को मानता था। दोस्तों वसुदेव यानी जो कनिष्क जो थे वो कौन से धर्म को मानते थे? तो वो कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन जो इनके जो अंतिम जो शासक थे जिसका नाम था वसुदेव, वह शैव धर्म को मानता था। चलिए गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों ये कनिष्क के काल में ही हुआ था। दोस्तों एक बात का हमको पता चलता है कनिष्क के शासनकाल में कि इन्होंने रेशम मार्ग को जीता था और उस पर कब्जा किया था। तो अगला क्वेश्चन आप खूब देख लीजिए, रेशम बनाने की सबसे पहली तकनीकी का आविष्कार चीन में हुआ। दोस्तों रेशम जो दोस्तों 4 प्रकार से प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। पहला को कहते हैं अंडा, दूसरा को कहते हैं लार्वा, दूसरा क्या कहते हैं? लार्वा। तीसरा को कहते हैं कोकून, क्या कहते हैं? कोकून। चौथा को कहते हैं प्यूपा, क्या कहते हैं? प्यूपा। दोस्तों रेशम जो है टोटल 4 अवस्था में प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जो अंडा, लार्वा, प्यूपा और कोकून। जो प्यूपा जो होता है दोस्तों ये रेशम का सबसे युवा अवस्था होता है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा भारत का रेशम नगरी किसको कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। मैंने अभी आपको बताया था कि कनिष्क ने रेशम मार्ग को जीता था। इन्होंने रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे पहले प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क थे। इन्होंने कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। इससे कुषाणों को क्या होता था? बहुत अधिक आय होती थी। चलिए और भी कुछ बात मैं आपको कनिष्क के बारे में बताता हूँ। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कनिष्क ने किसके विजय पर जो है चांदी के सिक्के चलाए? तो आपको बताना है शकों के विजय पर कनिष्क ने चांदी के सिक्के चलाए। दोस्तों इसके बाद जो इसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। और इसलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने कुषाण वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। कुषाण वंश के बाद में दोस्तों अगला वंश जो आता है दोस्तों वो गुप्त वंश आता है। दोस्तों गुप्त वंश के बारे में कहा जाता है कि जो ये गुप्त जो था ये कुषाणों का सामंत था। कुषाणों का क्या था? सामंत था। मतलब इसी के यहाँ काम करता था। जब काम कर लेता है तो इसके बारे में सारा कुछ ये जान जाता है। तो कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो ये सब कुछ जब ये जान जाता है तो इसके यहाँ काम काज जब ये करने लगता है तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इसके पास में रहने लगा। रहते हाथ पर दबाया, मौका मिला गला दबा दिया, इसको ख़त्म कर दिया। आगे चल के गुप्त वंश का स्थापना कर दिया। कुषाण वंश को समाप्त करके अब अगला वंश कौन सा चल गया? गुप्त साम्राज्य चल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयोग के निकट कौशाम्बी में हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 3री शताब्दी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक अगर बात करें तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा था। इसका अगर उत्तराधिकारी का बात करें तो घटोत्कच था। कौन था? घटोत्कच था। इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, इसलिए इसका नाम उतना इतिहास में नहीं चलता है। जिसका कार्यकाल जो घटोत्कच का जो कार्यकाल था वो 280 से मात्र 320 ईस्वी तक ही चला था। गुप्त वंश का अगर प्रथम महान सम्राट अगर पूछा जाएगा तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम भी अलग है। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों गुप्त वंश का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। ये बात इसने याद रख लीजिएगा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। किससे किया था? लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। क्वेश्चन पूछेगा किसने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था, तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। कब चलाया? गुप्त संवत चलाया। नेक्स्ट है इसका उत्तराधिकारी दोस्तों कौन हुआ? सबसे शक्तिशाली शासक दोस्तों कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजा तथा दक्षिणावर्त के 12 राजा को पराजित किया। इसलिए समुद्रगुप्त को दोस्तों हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भी बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, दोस्तों ईरान का नेपोलियन दोस्तों हम लोग कहते हैं, ईरान का नेपोलियन हम लोग कहते हैं नादिर शाह को। भारत का नेपोलियन हम लोग किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की उपाधि का अगर बात करें, इसको दोस्तों हम लोग अश्वमेधकर्ता, कविराज या विक्रमंक या 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, आप याद रख लीजिएगा। इसको दोस्तों हम लोग 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस से बाहर 100 युद्ध जीत चुका था। ठीक उसी काम कौन किया? समुद्रगुप्त किया। इसलिए हम लोग दोस्तों समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? 100 युद्धों का विजेता के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के बारे में, तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उसका नाम क्या था? हरिसेन था। क्या नाम था? हरिसेन था। हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरिसेन का किताब का नाम क्या था? इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, ये बात याद रख लीजिएगा। समुद्रगुप्त पूछेगा किस भगवान का उपासक था, तो भगवान विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, यह जब भी खुश हुआ करता था तो बीना बजाया करता था, ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसलिए वो संगीत के प्रेमी थे। इसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसके सिक्के पर पूछेगा किसके सिक्के पर, किस गुप्त वंश के शासक के सिक्कों पर बीना बजाते हुए देखा गया है। तो आपको क्या बताना है? समुद्रगुप्त बताना है। दोस्तों समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसी को हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी कहते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया था। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन भारत आया था, तो चीनी यात्री फहियान भारत आया था। अब फहियान का किताब का नाम क्या है? फोक्योकी। क्या नाम है? फोक्योकी। ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके विजय पर चांदी के सिक्के चलाए, तो आपको बताना है कि शक के विजय पर इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों क्या रहता था? नवरत्न रहता था। कौन रहता था? नवरत्न रहता था। अच्छा, नवरत्न किसके किसके दरबार में रहता था? एक अकबर के दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में भी नवरत्न था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दरबार में भी नवरत्न था। और किस अष्टदिग्गज शिवाजी महाराज के दरबार में रहता था, जबकि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहता था, जबकि नवरत्न किसके दरबार में रहता था? तो अकबर और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहता था। और इस नवरत्न में कौन कौन शामिल था? दोस्तों आर्यभट्ट के बारे में याद रख लीजिएगा। यह एक खगोल शास्त्री भी था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। धनमंत्री ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने शून्य का यूज के बारे में बताया। ब्राह्मीर जैसे विद्वान रहते थे। और भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हो गया आपका हो गया आर्यभट्ट हो गया, धनवंतरी हो गया, ब्रह्मगुप्त हो गया, ब्राह्मीर हो गया, शंकु हो गया, बेताल हो गया, छपरक हो गया। ये सब किसके दरबार में रहा कर? कालिदास हो गया। ये सब किसके दरबार में रहा करते थे? ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आप जानिए। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने ये बात पहली बार बताया था कि
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह बात किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। दोस्तों आर्यभट्ट में कहा जाता है कि आर्यभट्ट को कहा जाता है कि भारत में इन्होंने शून्य का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन हुआ? कुमारगुप्त, जिसको हम लोग गोविंद गुप्त के नाम से जानते हैं, जिसका कार्यकाल 415 से 454 तक हुआ था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। किस आकृति की थी? मयूर आकृति की थी। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अगर पूछ लिया जाए किसने किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को और कोई नहीं किया था। कौन किया था? कुमारगुप्त ने ही किया था। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इसको कौन ध्वस्त किया था, किसने नष्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। इन्होंने इसको क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। यह बात आपको याद रख लेना है। और दोस्तों यहाँ पर जो था बौद्ध धर्म, क्वेश्चन क्या कहा जाता है? विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म का शिक्षा पाने के लिए कई लोग यहाँ पर आते थे। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी दोस्तों स्कंदगुप्त हुआ था। कौन हुआ था? स्कंदगुप्त हुआ था। इसका कार्यकाल का अगर बात करें तो 455 से 467 ईस्वी तक चला था। और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, इन्होंने हुनों को 46 बार हराया था। स्कंदगुप्त हुनों को कितने बार हराया था? 46 बार हराया था। हुनों को आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ के अभिलेख में हुनों के मलेच्छ कहा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है, तो आपको बताना है कि जूनागढ़ के अभिलेख में। हुनों का महत्वपूर्ण शासक अगर पूछेगा कौन था, तो तोरमान था। कौन था? तोरमान था। स्कंदगुप्त ने परमदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने परमदत्त को पूछेगा कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था, कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, तो आपको बताना है सौराष्ट्र का। चलिए नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त ने निरंतर पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार किया। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट जितना कर सके, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार किया। ये बात याद रख लीजिएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक दोस्तों पूछेगा कौन था? विष्णुगुप्त था। ये बात आपको याद रखना है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। गुप्त वंश में इस समय जो था पुलिस कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट और भाट कहा जाता था। नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों गुप्त काल में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किस काल में उज्जैन जो था सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, तो गुप्त काल में था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अधिक सोने की मुद्रा जारी करने वाला कौन सा वंश था, तो आपको बताना है गुप्त वंश था, यानी गुप्त राजाओं था। ये बात आपको याद रखना है, जिसे दिनार कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयका कहा जाता था। अब ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? रुपयका के नाम से जाना जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त ने एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त जो राजा थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो दोस्तों वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये बात आपको याद रखना है कि पहली बार सती होने का प्रमाण दोस्तों हमको कब मिला था? 510 ईस्वी में। किसके काल में? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से यह बात हमको पता चलता है। चलिए नेक्स्ट है, गोल्ड गुप्त का राज चिन्ह था। दोस्तों गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। दोस्तों अगर यही क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपसे पूछेगा गुप्त काल का राज चिन्ह क्या था, तो आपको बताना है गरुड़ था। क्या था? गुप्त काल का राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था, तो आपको बताना है, क्या बताना है? वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट आपको जानना है अजंता की गुफा दोस्तों और एलोरा की गुफा, दोनों आपको याद रखना है कि दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ।
अजंता की गुफा के निर्माण कब हुआ था दोस्तों? गुप्त काल में हुआ। ये 29 गुफाएं थे। यहाँ पर कितने गुफाएं थे? 29 गुफाएं थे। परंतु वर्तमान में अभी कितना गुफा बच गया है? 6 ही गुफा बच गया है। ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट है बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा बाघ की गुफा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आपको बताना है कि गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा पूछेगा क्या था? तो आपको बताना है संस्कृत था। गुप्त काल में दास प्रथा भी था। अच्छा, दास प्रथा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या गुप्त काल में दास प्रथा था? तो हाँ, बिल्कुल गुप्त काल में दास प्रथा था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास। कौन? कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। दोस्तों कालिदास के बारे में याद रख लीजिएगा। कालिदास को दोस्तों हम लोग कहते हैं भारत का शेक्सपियर। क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इनका किताब का नाम याद रख लीजिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ये सब किसका किताब का नाम है? कालिदास का किताब का नाम है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है मंदिर बनाने की कला का जन्म दोस्तों गुप्त काल में हुआ। पूछेगा मंदिर बनाने की कला का जन्म पूछेगा किस काल में हुआ था? दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम, अभी भी मैंने आपको इस नाम से परिचित करवाया, प्रथम भारतीय रचना है। पूछेगा कालिदास का प्रथम भारतीय रचना कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसकी अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। पूछेगा अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? यूरोपीय भाषा में हुआ है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के ऐतिहासिक का स्वर्ण युग कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भारत का अगर पूछेगा कि स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है गुप्त काल को। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा चित्रकला के स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? दोस्तों चित्रकला के स्वर्ण काल हम लोग कहा जाता है जहांगीर के काल को। किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तब आपका आंसर आएगा शाहजहां। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं पुष्यभूति वंश, या जिसको हम लोग वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। दोस्तों पुष्यभूति वंश, इसका संस्थापक दोस्तों कौन था? पुष्यभूति था। इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ हुआ करता था? थानेश्वर, जो कहाँ पड़ती थी उस समय? हरियाणा के पास पड़ती थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा अगर पूछेगा कौन था? प्रभाकर वर्धन। इन्होंने ही पुष्यभूति वंश का स्थापना किया। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रभाकर वर्धन ने किस उपाधि को धारण किया था? परम भट्टारक की उपाधि को धारण किया था। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे। अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे, जिसका नाम था दोस्तों राजवर्धन और हर्षवर्धन। दोस्तों इनका एक बेटी भी था जिसका नाम था राजश्री। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इसका बहुत बड़ा कहानी है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी पुत्री का नाम दोस्तों, हाँ यहाँ देखिए आ गया ना ये प्रश्न, जो मैं बोला यहाँ प्रश्न आ गया है। इसकी पुत्री का नाम दोस्तों पूछे क्या था? तो राजश्री था। दोस्तों राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ हो गया था। ठीक है। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी, जिसके बाद में मालवा के राजा का नज़र जो था राजश्री पर पड़ गया, जिसके कारण वो राजश्री से विवाह करना चाहता था, इसलिए इनकी हत्या कर दिया और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। और नेक्स्ट है, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, और जिसके बाद में हर्षवर्धन का जो छोटा भाई था, क्या नाम था? राजवर्धन। इस बात को गुस्सा आया कि मेरी बहन को बंदी बनाया, तो इसके बाद में क्या किया? इन्होंने उसको मार डाला। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौंड राजा, यानी कि गौंड वंश के राजा, जिसका नाम क्या था? शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। और जिसके बाद में क्या हुआ कि शशांक जो था दोस्तों, ये शैव धर्म का उपासक था, और उसके बाद में शशांक भी इसका हत्या कर देता है। किसका? राजवर्धन का हत्या कर देता है। राजवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंडी था। कौन था? भंडी था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था।
अभी अभी मैंने आपको बताया कि शशांक दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था, तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अशोक ने जो बोधि वृक्ष लगाया था, इस वृक्ष को पूछेगा कौन कटाया था, तो शशांक ने कटवाया था। चलिए नेक्स्ट है, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। राजवर्धन जब मरा, कब मरा, 606 ईस्वी में, तो हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठ चुका था। तब वह 16 वर्ष का था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन को। दोस्तों हर्षवर्धन को हम लोग यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, या नीतियों का पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? नीतियों का पंडित कहते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दो नाम तो उधर बतेबे किए, एक नाम और याद रख लीजिए, शिलादित्य। शिलादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? हर्षवर्धन ने टोटल पूछेगा कि कितना वर्ष तक शासन किया, 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री आवंती था। और उसके बारे में दोस्तों मैं और भी आपको कई इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हर्ष और दोस्तों पुलकेशिन लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रख लीजिए पुलकेशिन सेकेंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हाँ, ये बात याद रख लीजिएगा। पुलकेशिन सेकंड ने क्या हुआ था? जीता था, और हर्षवर्धन क्या हुआ था? हार गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग पूछेगा किसके काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, किसने शूद्रों को कृषक कहा है, तो ह्वेनसांग ने। आप ये बात याद रख लीजिएगा। प्रारंभ में हर्ष शिवा की पूजा करता था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। चलिए बाणभट्ट, अब मैं कुछ और भी बात मैं आपको गुप्त वंश से बताता हूँ। दोस्तों एक कवि है बाणभट्ट, हर्षवर्धन का कवि था। दोस्तों बाणभट्ट पूछेगा किसका कवि था? हर्षवर्धन का कवि था, जिसने इसका किताब का नाम क्या था? हर्षचरित। बाणभट्ट के किताब का नाम क्या था? हर्षचरित तथा कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक का लेखक पूछेगा कौन था, तो बाणभट्ट था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद था। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। पूछेगा किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में मथुरा जो था किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों सूती वस्त्र के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष के समय में भूमिकर उत्पादन का छठा भाग दिया करता था। चलिए और भी मैं कुछ आपको बताता हूँ। हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल का प्रयोग हुआ। प्रांतीय शासन के लिए पूछेगा किसका प्रयोग किया गया था, तो लोकपाल का प्रयोग किया गया था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया था। इस काल में पूछेगा कि पुलिस कर्मियों को क्या कहा गया था? पुष्पभूति वंश में पुलिस कर्मियों को क्या कहा गया था? चाट या भाट कहा गया था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष ने तीनों पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी थी। इन्होंने जो 3 पुस्तक लिखी है, इन्होंने किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। ये बात याद रख लीजिएगा। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश यानी पल्लव वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। पल्लव राजवंश का संस्थापक पूछेगा कौन था? वप्पदेव था। परंतु पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा कौन था? सिंह विष्णु था, जो कब से कब तक रहा था? 575 से 660 ईस्वी तक रहा था। 660 ईस्वी तक रहा था। 660 ईस्वी तक रहा था। और ऐसा माना जाता है कि इसकी राजधानी पूछेगा कहाँ था, तो दोस्तों कांचीपुरम थी। कहाँ थी? कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। पूछेगा कि यह किस धर्म का अनुयायी था? ये दोस्तों वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखक भरावी इनके दरबार में रहते थे, जिसने विरातार्जुनीय नामक पुस्तक लिखी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम
महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक रह चुके थे। पल्लव वंश का अगर वही बात करें अंतिम शासक का, जिसका नाम था अपराजित वर्मन। क्या नाम था? अपराजित वर्मन, जो कब से कब तक रहा था? 1879 से 1897 ईस्वी तक रहा था। चलिए थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण के बारे में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या दोस्तों पूछेगा कितना उस समय हुआ करता था? 7 होता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब ये बात याद रख लीजिएगा, नरसिंह वर्मन जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का राजा पूछेगा कौन था? तो आपको बताना है नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अगम प्रिय की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगम प्रिय की उपाधि धारण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन ने किया था, और यह शिव का भक्त था। चलिए नेक्स्ट है, इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों पूछेगा इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। किस शैली में हुआ था? द्रविड़ शैली में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था। नरसिंह वर्मन का पूछेगा द्वितीय दरबारी कवि कौन था? दंडी था, जिसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक किसका था? तो दंडी का था। ये बात याद रख लीजिएगा। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्धन द्वितीय ने करवाया था। इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चोल शासक ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज में मिला दिया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक दोस्तों कंप वर्मा था। दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन था? कंप वर्मा था। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पूछेगा ये किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं चोल साम्राज्य की ओर। चोल साम्राज्य की अगर बात करें तो चोल का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है, और अशोक के 13वें शिलालेख से दोस्तों हमको कलिंग युद्ध का भी पता चलता है। ये बात याद रख लीजिएगा। इस वंश का संस्थापक अगर पूछेगा, चोल वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था? विजयालय था, जो कब क्या था? 1850 से 1887 ईस्वी के आसपास में किया गया था। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा नरकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था? तो राजा विजयालय ने किया था। इस वंश की राजधानी पूछेगा कहाँ थी? तो दोस्तों तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार राजराज पेरुथचन था। पूछेगा तंजौर का वास्तुकार जो डिजाइनर होता था पूछेगा वो कौन था? तो राजराज पेरुथचन था। चोल का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था। कौन था? आदित्य प्रथम था। आदित्य प्रथम ने पल्लव को हराने के बाद कोद दंडराम की उपाधि धारण की। किसकी? कोद दंडराम की उपाधि धारण की। महाराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महेंद्र फाइव को भागना पड़ा। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी था? शैव धर्म के अनुयायी था। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनाया था। यह मंदिर भगवान शिव के समर्पित है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने कौन किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया था। पूछेगा श्रीलंका में बौद्ध विहारों को किसने नुकसान पहुंचाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में बनाई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया गया था? गंगईकोंड चोलपुरम में बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चोल वंश का। अगर बात किया जाए कि अंतिम शासक पूछेगा कौन था? तो राजेंद्र थर्ड था। कौन था? राजेंद्र थर्ड था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था। कितने भाग में विभक्त था? 6 भागों में विभक्त था। स्थानीय स्वशासन
चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन, जिसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, उस समय जो था, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्थानीय स्वशासन कहाँ पर लागू था, दोस्तों चोल वंश में लागू था। ये बात आप याद कर सकते हैं। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल में सोने के सिक्कों को कनलजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चोल काल में सोने के सिक्कों को कनलजु कहा जाता था। कनलजु कहा जाता था कब? चोल काल में। ये बात याद रखना है। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह पूछेगा कौन है? कावेरीपट्टनम था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह चोल काल का कावेरीपट्टनम था। चलिए नेक्स्ट है, चोल वंश की नौसेना को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। चोल वंश की सेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम ने बनाया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोरंगनाथ मंदिर, क्या पूछा जाएगा? कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम किसने बनाया था? प्रांतक प्रथम ने बनाया था। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। विष्णु के उपासक अलवार, अच्छा, जो भगवान विष्णु का सेवा करते थे, जो उस पर आस्था रखते थे दोस्तों, उसको अलवार कहा जाता था। जो शिव के उपासक थे दोस्तों, उसको नैनार कहा जाते थे, नैनार संत कहलाते थे। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश। अगर राष्ट्रकूट वंश का बात करें दोस्तों, इस वंश का संस्थापक अगर पूछेगा कौन था, तो दंती दुर्ग था। कौन था? 752 ईस्वी में इस वंश का स्थापना हुआ। इसकी राजधानी दोस्तों पूछेगा कहाँ था? मणिपुर या मान्यखेत थे। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण 1, कृष्ण 2, ध्रुव, इंद्र 3, गोविंद, कृष्ण 3 आदि शासक हुए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये भी बात आपको याद रखना है। और एलोरा का गुफा पूछे कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ध्रुव राष्ट्रवंश का पहला शासक था। ध्रुव राष्ट्रवंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और जाति प्रथा की ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद थर्ड था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का जो अगला शासक जो कौन बैठा था? अमोघ वर्ष गद्दी पर बैठा। दोस्तों अब हम कुछ और बात जानते हैं। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। अब क्वेश्चन पूछेगा, किस राष्ट्रकूट वंश के राजा जो था वो जैन धर्म को मानता था? तो आपको क्या बताना है? अमोघ वर्ष बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं, आदि पुराण का लेखक पूछेगा। आदि पुराण का अगर लेखक पूछेगा तो दोस्तों, आदि पुराण का अगर लेखक पूछेगा तो दोस्तों आपको क्या बताना है? आदि पुराण का लेखक, थोड़ा दोस्तों टेक्निकल एरर हो रहा है, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। आदि पुराण का लेखक अगर पूछेगा कौन था, तो जिनसेन। कौन था? जिनसेन था। ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। गणितज्ञ महावीराचार्य भी उनके दरबार में रहते थे, इनके साथ साथ रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। किसने तुंगभद्रा नदी पर जाकर जल समाधि ली? तो अमोघ वर्ष ने। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक पूछेगा कौन था? कृष्ण थर्ड था। कौन था? कृष्ण थर्ड था। और इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पौन रहते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नड़ के कवि पौन किसके दरबार में रहते थे या किसके वंश में रहते थे? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के दरबार में रहते थे, जिसने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन पूछा जाएगा पौन की किताब का नाम क्या है? शांति पुराण है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूडी भारत आया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। इस वंश का अंतिम राजा दोस्तों पूछेगा कौन था? राष्ट्रकूट वंश का तो कर्क था, जिसको चालुक्य वंश के शासक तैलम सेकेंड ने हराया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक को किसने हराया था? किसने हराया था? तो आपको याद रखना है, चालुक्य वंश के शासक तैलम सेकेंड ने हराया था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पाल वंश। दोस्तों अगर पाल वंश की अगर बात करें दोस्तों, पाल वंश में बात बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, यहाँ से मैं कल आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और
अगर आपको हमारा PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ITIHAS इतिहास की दुनिया DUNIYA दुनिया 99 लिख करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहले से भी काफ़ी ज़्यादा PDF मैं वहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग को साथ देने के लिए, आप लोग जो इतना प्यार देते हो, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद है दोस्तों। चाहे NTPC हो, चाहे MTS हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।